हाँ तो गाइज शुरू करें। आज तीसरा चैप्टर है अपना डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 बेसिक था, चैप्टर 2 क्या था, डिजाइन ऑफ कैनाल्स या चैनल्स। कल हमने वो पूरा किया। आज अपन पढ़ेंगे डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम्स। ये कैनाल कहाँ से आएंगी? डैम के थ्रू आएंगी, तो अपने को डैम भी पढ़ना है। बहुत ही आसान आसान सा है, बस साथ साथ में देखते जाना। कोई चीज़ याद नहीं करनी है, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी अपने आप। चीज़ें काफ़ी सारी रिपीट होंगी, बार बार रिपीट होंगी नए नए टाइप के सवालों में। ठीक है गाइज, शुरू करें। तो पहले ग्रेविटी डैम अपने उसे वो पता होता है जो ग्रेविटी से लो ट्रांसफर करें। आगे अपन इनके टाइप भी देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं ग्रेविटी डैम क्या होता है। खुद के वेट से ही जो स्टेबल रहता है, ओके, खुद के वेट से ही जो स्टेबल रहता है। ये क्या क्या रजिस्ट करता है? स्लाइडिंग को रजिस्ट कर लेता है, ओवर टर्निंग को रजिस्ट कर लेता है। स्लाइडिंग एंड ओवर टर्निंग किससे रजिस्ट होती है? वेट ऑफ डैम से, वेट ऑफ डैम से। ठीक है, अब देखते हैं ग्रेविटी डैम में क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। फोर्सेस का बड़ा बार बार सवाल आता है। तो 2 टाइप के फोर्स हैं, मेजर फोर्स, सेकेंडरी फोर्सेज। मेजर फोर्सेज जो आगे अपन मेनली इन्हीं फोर्सेज को काम मिलेंगे, और जब एक्चुअल में ग्रेविटी डैम डिजाइन होता है तो मेजर फोर्सेज प्लस सेकेंडरी फोर्सेज दोनों काम लेते हैं। फिर अपने आसान बनाने के लिए अपन एनालिसिस में अपना मेजर फोर्स तक ही है इंजीनियरिंग में, लेकिन जब एक्चुअल डिजाइन होता है तो सेकेंडरी फोर्सेज को भी अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, मेजर फोर्सेज क्या क्या होते हैं? वेट ऑफ डैम, डैम का खुद का वेट अपने को पता है। गामा या डेंसिटी क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम। अगर मास निकालूंगा तो क्या करूँगा, या वेट निकालूंगा तो क्या करूँगा? गामा इंटू गामा कॉन्क्रीट इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट या वॉल्यूम ऑफ डैम। गामा कॉन्क्रीट को क्या लिख सकता हूँ? गामा बराबर रो जी ऑफ कॉन्क्रीट इंटू गामा डब्ल्यू। ये गामा होता है रो जी, ये आइडिया है अपने को। गामा क्या आता है? जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट। किसी भी निकालेंगे तो उसका यूनिट वेट डिवाइड बाई वाटर का यूनिट वेट, ये अपने को याद आइडिया है। इसी से निकल के आ जाता है गामा कॉन्क्रीट जी इंटू गामा डब्ल्यू। ये बेसिक बेसिक चीज़ें अपने को आइडिया है। रहता है एक वाटर प्रेशर। वाटर प्रेशर तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक वाटर बॉडी है, उसमें प्रेशर कैसे लगेगा? रो जी एच। इसको अपन क्या लिख देंगे? गामा डब्ल्यू इंटू एच। ये गामा डब्ल्यू इंटू एच हो गया, क्या है? प्रेशर है। फोर्स निकालूंगा तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँगा, 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, बेस हो गया इंटू हाइट हो गया। कहाँ लगेगा ये? एट h/3 पे। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? h/3 पे, ये लग जाएगा। वाटर प्रेशर आइडिया है। फिर आता है एक अपलिफ्ट प्रेशर। सिंपल है, अगर ड्रेनेज गैली नॉट प्रोवाइडेड और ड्रेनेज गैली इज प्रोवाइडेड, क्या होती है ड्रेनेज गैली? बताएंगे, देखो। ये होती है ड्रेनेज गैलरी। क्या करती है? सीपेज प्रेशर को या अपलिफ्ट प्रेशर को कम कर देती है। अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है उसको रिड्यूस करती है, रिड्यूसेज अपलिफ्ट प्रेशर। यहाँ अपलिफ्ट प्रेशर था गामा डब्ल्यू इंटू एच, यहाँ अपलिफ्ट प्रेशर था, यहाँ गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। अगर यहाँ वाटर लेवल स्मॉल एच है, यहाँ पे वाटर लेवल कैपिटल एच है, तो सिंपल यहाँ पे अपन हेड मानते हैं। जो प्रेशर हेड होता है, जो पानी यहाँ से सीप होके जा रहा है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर आएगा, यहाँ कम प्रेशर आएगा। अगर अपन इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाता है गामा डब्ल्यू इंटू एच, और यहाँ आ जाता है गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। और कैसे बनता है सिंपल ग्राफ? सिंपल ग्राफ बनता है ऐसे। फिर अपन क्या करते हैं,
ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं। क्या करती है ड्रेनेज गैलरी? जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। कैसे रिड्यूस करती है? पहले स्मॉल वाला लिखो, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस का 1/3 ऑफ दोनों का डिफरेंस गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। ये गेट जहाँ ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं वहाँ का एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर को सिंपल से समझो, क्या है? प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। सिंपल प्रेशर की तरह ही है। प्रेशर भी क्या होता है? गामा डब्ल्यू इंटू वो हाइट जितना हेड है, और ये हो जाएगा प्रेशर हेड इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन? कुछ कुछ प्रेशर और देख लेते हैं, जो सेकेंडरी फोर्सेज हैं वो देख लेते हैं। पहला है वेव प्रेशर। ये जैसे डैम है, सिंपल पानी यहाँ तक रहता है, स्टिल वाटर लेवल। जब वेव आती है तो ऐसे वेव आती है, ठीक है, ऐसे वेव आती है। तो अपन अप्रोक्सीमेट करके इसका जो वाटर जो प्रेशर डायग्राम है वो अपने ऐसे बना देते हैं। प्रेशर डायग्राम ऐसा बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? वो तो होगा 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब कहते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, वो कहीं यहाँ आएगा। तो जो मेरा ये है कितना आया था? 2.4 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू कितनी स्टिल वाटर लेवल से एच डब्ल्यू बाई 8 पे। ठीक है, फिर क्या है? इसका टोटल प्रेशर निकालूंगा तो फोर्स हो जाएगा। वो तो फोर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जो कैलकुलेट करके निकाला हुआ है 2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच का स्क्वायर। कहाँ लगेगा ये? 3 H W/8 पे फ्रॉम स्टिल लेवल, फ्रॉम स्टिल वाटर लेवल। यानी जो वाटर लेवल शांत है, जो नॉर्मल वाटर लेवल चल रहा है, उससे 3 H W/8 पे ये फोर्स लगेगा, H W/8 पे प्रेशर लगेगा। प्रेशर कितना आएगा? PW 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू। ये जो मेरा पीक आएगा 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू एट H W/8। एच डब्ल्यू क्या है? हाइट ऑफ वेव। इसका बड़ा सा फॉर्मूला होता है, अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एच डब्ल्यू के भी दो फॉर्मूले हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, अपने को ये याद रखना है हाइट ऑफ वेव। जैसे ये हाइट ऑफ वेव है, ये पूरी कितनी हाइट ऑफ वेव है। इसको मानते हैं कि H W/3 पे तक तो नीचे जाती है, H2/3 H W तक ऊपर जाती है। इस टाइप से अपन करके इसका फाइनल अपने को ये निकालना होता है कि मैक्सिमम प्रेशर कितना है, 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू एट H W/8 पे फ्रॉम स्टिल वाटर लेवल। टोटल वेव प्रेशर कितना होएगा? 2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू का स्क्वायर। कहाँ पे? 3 H W/8 पे, 3 H W/8 पे ये टोटल वेव प्रेशर लग जाएगा, टोटल वेव फोर्स लग जाएगा। वेव प्रेशर सिंपल है। फिर आता है कि सिल्ट जमा हो जाती है तो वो एक्टिव प्रेशर लगाएगी, एक्टिव अर्थ प्रेशर लगाएगी, जो अपन सॉल्व में पढ़ते हैं। सिंपल सा प्रेशर कितना होता है कि ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये प्रेशर हो गया। सेम फोर्स निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और कहाँ लगेगा ये? H/3 पे लग जाएगा। एक सेकंड गाइस। हेलो। हम्म। ना भाई, मेरे तो पेट भर ले है, अच्छा खाऊंगा मैं अभी, भूख नहीं मन। सॉरी गाइस। तो ये प्रेशर अपने को पता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर। सिल्ट जमा होगी यहाँ पे तो एक्टिव अर्थ प्रेशर लगाएगी सॉइल वाला। तो ये तो हो जाएगा के इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच। जितना प्रेशर लग रहा है उसको एक्टिव अर्थ प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे।
जो गामा H/3 पे लगेगा फ्रॉम बेस से, ये अपने को आइडिया है कि ये क्या होता है 1 - n⁵/1 + n⁵, वही सॉइल वाला, सॉइल में अर्थ प्रेशर पढ़ते हैं उसी की चीज़ें हैं। एक वेव प्रेशर हो गया, सिल्ट सेडिमेंटेशन प्रेशर हो गया, एक अर्थक्वेक प्रेशर और बचा है। अर्थक्वेक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। अर्थक्वेक क्या करता है? अर्थ को हिलाता है। अर्थक्वेक को अर्थ को हिलाता है तो क्या करता है? कुछ दो टाइप के फोर्स लगते हैं। इनर्शिया फोर्स, जो स्टेबल मास है, जो डैम का मास है, डैम की बॉडी है, उसके ऊपर लगेगा इनर्शिया फोर्स। और जो वाटर है वो लगाएगा हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। हाइड्रो मतलब वाटर, डायनेमिक मतलब अर्थक्वेक वाला फोर्स। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगाएगा वाटर लगाएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर दैट इज हॉरिजॉन्टल अप्लाइड बाय वाटर ऑन द डैम ड्यूरिंग अर्थक्वेक, उसी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। अब आ जाओ इनर्शिया फोर्स पे। अर्थक्वेक दो टाइप की एक्सेलरेशन जनरेट करता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अपन मान लेते हैं 0.1 g से 0.2 g, 0.1 g से 0.2 g। वर्टिकल आ जाएगा इसका 75% ऑफ एल्फा एच। ठीक है। फोर्स कैसे निकालते हैं अपन? अगर एक्सेलरेशन आ गया तो मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स, मास कितना आएगा, वेट बराबर एम इंटू जी होता है, तो एम कितना हो जाएगा, वेट बाई जी इंटू एल्फा एच। हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल में हमने अभी अभी बताया कि हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी लगेगा। सिंपल सा इसका है, याद कर लो इसका प्रेशर कैसा है, फॉर्मूला है सिंपल, 0.555 एल्फा एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर। ये हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है अप्लाइड बाई वाटर ऑन डैम बॉडी। कहाँ पे लगेगा ये? 4H/3 पे लगेगा फ्रॉम बॉटम। इसका ऐसा रहता है, ये देख लो। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर 0.55 0.555 एल्फा एच इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर एक्ट एट 4H/3 फ्रॉम बेस। ये पैराबोला वेरिएशन होता है। ये 0.555 के इंटू सॉरी एल्फा इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, एल्फा एच है। और कहाँ लगेगा ये? 4H/3 पे लगेगा। कहाँ से? बेस से। बस इतनी सी चीज़ याद करनी है। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर में पैराबोला वेरिएशन होता है। वॉन कारमान ने दिया था, इट इज़ पैराबोला वेरिएशन। तो ये प्रेशर आ गया, कहाँ लगेगा, ये आ गया। इतना हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, अपना हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इतना कंप्लीट हो गया। बस अपने को इतना ही पढ़ना है। हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रो वाटर लगाता है, ड्यूरिंग अर्थक्वेक लगाता है। ये एडिशनल टू है, एडिशनल टू जो वाटर प्रेशर लगाता है, एडिशनल टू वाटर प्रेशर है। एक सेकंड होगा गाइस। एक तो कुछ सेटिंग करनी है, बार बार दिक्कत आ रही है। तो अभी हमने देखा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर का वेरिएशन पैराबोला होता है। ये प्रेशर की वैल्यू होती है 0.555 एल्फा एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, 4H/3 पे लगेगा फ्रॉम बॉटम से। दोनों ऐड होंगे या सब्सट्रैक्ट होंगे, किस डायरेक्शन में अल्फा एच लगता है उसी के हिसाब से। अब देखो कैसे कैसे क्या होता है। दो केस बनते हैं इसमें। व्हेन द रिजर्वॉयर व्हेन द रिजर्वॉयर इज फुल, अगर रिजर्वॉयर में पानी भरा हुआ है, डैम में पानी भरा हुआ है, फुल है, तो एक क्रिटिकल केस बनता है। और जब व्हेन द रिजर्वॉयर इज एम्प्टी, तो एक केस बनता है। क्या होता है देखो, अगर अल्फा एच डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में लग रहा है, जो मेरा एक्सेलरेशन है ड्यू टू अर्थक्वेक, अगर मेरा डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन लग रहा है, तो मेरा फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा या अर्थक्वेक। ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो पानी भरा हुआ है,
पानी आने नहीं देगा इधर इसको, लेकिन ये इधर आना चाहेगा ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो क्या है, वाटर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा। एक तो वाटर प्रेशर लगा ही रहा था गामा डब्ल्यू इंटू एच वाला, रो जी एच वाला, तो उसके अलावा भी ये इधर मूव करना चाहेगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। कौन? पानी। कि नहीं, यहाँ तो मेरी जगह है, यहाँ कैसे आ सकता है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। उसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। तो एक हाइड्रोस्टेटिक लगेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच या रो जी एच प्रेशर, और फिर इसको ट्रायंगुलर वेरिएशन होगा, फोर्स निकाल लेंगे, H/3 पे लगेगा। ये तो हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एक हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर अपनी पोजीशन में है, ये अर्थक्वेक के कारण इधर आना चाह रहा है, अर्थक्वेक के कारण एक फोर्स इधर जनरेट हुआ है इसका डैम बॉडी पे, डैम बॉडी इधर आना चाह रही है, लेकिन यहाँ तो वाटर है, वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा, वाटर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा। तो ये बन जाती है क्रिटिकल कंडीशन, हाइड्रोस्टेटिक प्लस हाइड्रोडायनेमिक व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल। ठीक है। व्हेन द रिजर्वोयर इज एम्प्टी, जब रिजर्वोयर खाली है तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे ही फोर्स एक्सेलरेशन लगेगा, अर्थक्वेक के कारण अर्थक्वेक वाला फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो ये टो रीजन होता है, ये हील, ये टो, टो रीजन में टेंशन क्रैक डेवलप हो सकते हैं, तो ये क्रिटिकल केस बन जाता है। तो अपन जब एनालाइज करते हैं तो व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल और व्हेन द रिजर्वोयर इज एम्प्टी, दोनों केस को कंसिडर करते हैं इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल। ये अपन हॉरिजॉन्टल केस पढ़ रहे थे। अल्फा एच की वैल्यू 0.1 जी से 0.2 जी, ये अपने को पता चल गया एम इंटू ए प्लस हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक का अपने को वैल्यू याद हो गया है, कितना होता है 0.555 अल्फा एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर, तो 4 एच अपन 3 पाई पे लगेगा फ्रॉम बॉटम से। अब आता है वर्टिकल। वर्टिकल हमने बता दिया कि 75% ऑफ अल्फा एच ले लो। वर्टिकल में क्या क्या लगेगा, एक तो इसका खुद का वेट लगेगा, डैम की बॉडी का वेट खुद का, प्लस और माइनस डायरेक्शन के हिसाब से एज पर डायरेक्शन ऑफ अल्फा भी एक फोर्स और लगेगा एम इंटू ए। अगर अल्फा भी ऊपर की डायरेक्शन में है तो एफ अर्थक्वेक नीचे की तरफ लगेगा, वेट भी किधर लग रहा था, नीचे, ओवरऑल वेट इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव वेट इंक्रीजेज और स्ट्रेसेस विल इंक्रीजेज। अल्फा भी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ अर्थक्वेक क्या कैसे लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, वेट कहाँ लग रहा था, नीचे, इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो वेट नीचे लग रहा था अर्थक्वेक ऊपर लग रहा है तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी ऑफ डैम अफेक्ट्स, तो यही एक मेजर कंसर्न होता है इसमें, अपना डैम ऊपर की ओर उठने की कोशिश करेगा इसमें। ये हो गया अल्फा बी। तो अपन दोनों केस को मान के अपन इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल केस के लिए एनालाइज करते हैं डैम को। तो ये अपना अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक में हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर हॉरिजॉन्टल में लगेगा, ये तो वैल्यू याद हो गई, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ ऐड कर देंगे। दो केस में, दो केसेस के क्रिटिकल होते हैं हॉरिजॉन्टल में, व्हेन द रिजर्वोयर इज फुल, व्हेन द रिजर्वोयर इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी में तो खाली है रिजर्वोयर, तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगेगा नहीं। तो इसमें जो क्रिटिकल केस वाला वो आएगा कि टो रीजन में टेंशन क्रैक डेवलप हो सकते हैं। फिर आता है कि वर्टिकल, वर्टिकल वाला भी हमने देख लिया कि अल्फा भी 75% ऑफ अल्फा एच होता है, और वो किस डायरेक्शन में लगेगा उसके हिसाब से या तो इफेक्टिव वेट है वो इंक्रीज होगा या फिर इफेक्टिव वेट डिक्रीज होगा। दोनों केस अपन एनालाइज कर लेंगे। ये अपने हो गए फोर्सेस पूरे। कुछ कुछ फोर्सेस और भी लगती हैं, बस अपने नाम याद रखने हैं। शिल्ड सेडिमेंट प्रेशर वाला हमने देख लिया, ये रहा। आइस प्रेशर, अगर ठंडे प्रदेशों में जहाँ कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ अगर टॉप में आइस जम गई तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, आइस प्रेशर होता है। कुछ इसकी फिक्स वैल्यू ले लेते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। विंड प्रेशर, विंड चलेगी तो वेव भी बनाएगी, हमने वेव प्रेशर तो ले लिया है, विंड प्रेशर भी कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं।
बस अपने याद होना चाहिए कि आइडिया होना चाहिए कि हाँ आइस प्रेशर, विंड प्रेशर, ये सब लेते हैं, और टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस तो आते ही आते हैं। तो हमने मेजर फोर्सेज, सेकेंडरी फोर्सेज सारे पढ़ लिए। अब अपने आगे इनको तो यहीं छोड़ देंगे, इनको आगे अपन कंसिडर करेंगे अपनी एलिमेंट्री डिज़ाइन में जो भी हैं। इनको इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इतना ही पढ़ाते हैं, इतना ही एग्जाम में पूछते हैं। इनके बस नाम और कुछ कुछ की वैल्यू पूछ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो अपन कहाँ चलें? तो हमने एक ड्रेनेज गैलरी पढ़ी थी। कि ड्रेनेज गैलरी क्या होती है, पढ़ा था कि सीपेज प्रेशर को कम कर देती है, अपलिफ्ट प्रेशर को कम कर देती है। तो देखते हैं क्या काम होती है, क्या होती है गैलरी। ये ड्रेनेज गैलरी है। क्या होती है? गैलरी इज ए हॉरिजॉन्टल और स्लाइटली इंक्लाइंड पैसेज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉडी ऑफ डैम। बॉडी ऑफ डैम है, बॉडी ऑफ डैम है। इसमें हॉरिजॉन्टल और स्लाइटली इंक्लाइंड पैसेज प्रोवाइडेड इनसाइड द बॉडी ऑफ डैम, उसी को क्या बोलते हैं? गैलरी बोलते हैं। इसी को ड्रेनेज गैलरी बोलते हैं। तो ड्रेनेज गैलरी लिख के देगा या सिंपल गैलरी लिख के देगा। क्या फंक्शन होते हैं इसके, थोड़े फंक्शन देखते हैं। ड्रेनेज का नाम ही ड्रेनेज है, तो ड्रेनेज करवाएगी, ड्रेन्स सीपेज वाटर। तो अगर ये मेरा डैम है, यहाँ से पानी सीपेज होकर जा रहा है, मैंने यहाँ एक गैलरी बना दी, पानी यहाँ से सीप होकर आ जाएगा। तो जो मेरा पहले प्रेशर ऐसे बन रहा था, अपलिफ्ट प्रेशर वाला, वो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ ड्रेन स्पेसिफिकली मैंने ड्रेन करवा दिया ड्रेनेज गैलरी के थ्रू। तो ड्रेन सीपेज वाटर, तो इससे क्या हो जाएगा? अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाएगा। अभी हमने देखा भी था अपलिफ्ट प्रेशर कितना कम हो जाता है, गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच प्लस का 1/3 ऑफ दोनों का डिफरेंस, गामा डब्ल्यू एच माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। ठीक है, ये वैसा ही फॉर्मूला है जो आपने एयरपोर्ट में देखा था। एयरपोर्ट में अपन एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर निकाल रहे थे, कैसे लिया था? टी एवरेज प्लस 1/3 ऑफ टी एम माइनस का टी ए। ये हमने एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ऐसे कैलकुलेट किया था, तो इसमें भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वाला कम होता है, मैक्सिमम वाला ज़्यादा होता है, तो कम वाला लिया और दोनों का डिफरेंस का 1/3 ऐड कर दिया। इसमें भी ऐसे ही है, कम वाला लिया प्लस का 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू एच माइनस का गामा डब्ल्यू स्मॉल एच, दोनों का डिफरेंस का 1/3 ऐड कर दिया, स्मॉल वाले में ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ अगर सीपेज ज़्यादा ही हो रहा है तो उसको कम करने के लिए अपन ग्राउटिंग भी कर सकते हैं। तो ग्राउटिंग पर्पज़ के लिए भी ड्रेनेज गैलरी यूज़ होती है। कुछ इंस्पेक्शन करना हो, कुछ मेंटेनेंस करनी हो, तो ड्रेनेज गैलरी का यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ रखना हो, कुछ कूलिंग सिस्टम लगाना हो डैम के अंदर, या कुछ इक्विपमेंट के लिए कोई स्पेस है, इक्विपमेंट कुछ रखने हो, तो उसके लिए भी ड्रेनेज गैलरी का यूज़ हो जाता है। तो मेन फंक्शन है ड्रेनेज गैलरी का ड्रेनेज करना और इसका ग्राउटिंग करना, ग्राउटिंग करना। ठीक है, बाकी तो इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, कूलिंग सिस्टम, इक्विपमेंट स्पेस, ये सब सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। मेनली काम है इसका ड्रेनेज करना, अपलिफ्ट प्रेशर को कम करवाना। शेप ऑफ गैलरीज, हाँ किसी टाइप की गैलरी से बना दो, रेक्टेंगुलर बना दो, सर्कुलर बना दो, ओवल बना दो, ओवल टाइप की शेप बना दो, किसी भी टाइप की शेप बना दो, लेकिन सर्कुलर शेप में क्या होता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन मिनिमम होता है। जब वो रेक्टेंगुलर बना हुआ, कॉर्नर पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, या स्ट्रेस कंसंट्रेशन की समस्या रहती है, या स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, इसलिए अपन ये प्रीफर करते हैं रेक्टेंगुलर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई गैलरीज एंड शाफ्ट एंड व्हाई आर दे प्रोवाइडेड इन द ग्रेविटी डैम? ये क्वेश्चन है। अभी अपन गैलरीज तो पढ़ लिया है, शाफ्ट और पढ़ लेते हैं। शाफ्ट नाम से लग रहा है कुछ वर्टिकल चीज़ें होंगी, अपन वर्टिकल शाफ्ट ही पढ़ते हैं। तो ये होती है ड्रेनेज शाफ्ट या सिंपल शाफ्ट या वर्टिकल, वर्टिकल पैसेज इनसाइड द डैम शाफ्ट। क्या फंक्शन होती है इसकी?
फंक्शन है कि कनेक्शन बिटवीन गैलरी, एक गैलरी से दूसरी गैलरी के बीच में जाना है तो अपन शाफ्ट के थ्रू चले जाएंगे। ठीक है। एक आता है स्टिलिंग वेल शाफ्ट। हाइड्रोलॉजी में एक हम पढ़ते हैं कि डैम में या किसी भी रिवर में स्टिलिंग वेल का यूज करते हैं अपन टू मेजर द गेज, उसमें अभी वाटर की डेप्थ कितनी है, किसी भी लोकेशन पे वाटर की डेप्थ कितनी है, तो स्टिलिंग वेल का यूज करते हैं। तो ये स्टिलिंग वेल भी इसी में इंस्टॉल करके रखते हैं अपन शाफ्ट के अंदर ही। कलम लाइन शिफ्ट डिफ्लेक्शन ऑफ डैम को कैलकुलेट करने में काम आती है। वर्टिकल है, अगर कुछ डिफ्लेक्शन होगा डैम में तो प्लम लाइन शिफ्ट हो जाएगी। कुछ ऐसे प्लम लाइन वो ऐसे लटका के रखते होंगे। प्लम क्या होता है ऐसे, यही तो होता है प्लम। कोई चीज़ ऐसे वर्टिकल लटका के रखो, इंस्ट्रूमेंट लगा दो कुछ, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है वो अपन पता कर पाए। तो डिफ्लेक्शन ऑफ डैम में भी यूज आती है शाफ्ट का। फिर क्या है, कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेसमेंट करना हो तो सिंपल आ गई। वर्टिकल मूवमेंट करना हो, लिफ्ट या स्टेयरकेस एटसेट्रा, तो ये सब शाफ्ट में लगे होते हैं। समझ में आ गया शाफ्ट क्या है। शाफ्ट सबसे पहले तो देखो, ड्रेनेज गैलरी हॉरिजॉन्टल और शाफ्ट वर्टिकल। ये शाफ्ट होगी, ये ड्रेनेज गैलरी होगी। ड्रेनेज गैलरीज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल किसके लिए, ड्रेनेज के लिए। इससे क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। और क्या काम है ड्रेनेज गैलरी का, देखो ड्रेनेज गैलरी क्या काम है, ग्राउटिंग कर सकते हैं, कुछ मेंटेनेंस कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ये सब अपन लिखते चले जाएंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट रखना है, इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं। ऐसे ही शाफ्ट का कनेक्शन बिटवीन गैलरीज, स्टीलिंग वेल शाफ्ट, प्लम लाइन शिफ्ट, अगर डिफ्लेक्शन नापना हो डैम का, इंस्ट्रूमेंटेशन प्लेसमेंट और वर्टिकल मूवमेंट। अगर लिफ्ट को स्टेयरकेस लगानी हो तो शाफ्ट में लगाते हैं। वर्टिकल पैसेज से अपने काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ ये काम होते हैं ड्रेनेज गैलरी के और शाफ्ट के। ड्रेनेज गैलरी हॉरिजॉन्टल, शाफ्ट वर्टिकल पैसेज। डायग्राम हमने देख ही लिया है, ड्रेनेज गैलरी और ड्रेनेज शाफ्ट या वर्टिकल शाफ्ट। फिर एक अपन चीज़ें देखते हैं, डैम की टाइप क्या क्या है, डैम क्या होते हैं, क्या टाइप है, थोड़ा पहले ये तो देखिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो डैम कई टाइप के होते हैं, आपको किस बेसिस पे आपको डिफाइन करना है उस पर देखना होता है। पहले देखिए टाइप ऑफ डैम बेस्ड ऑन हम डैम में कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे डैम का क्लासिफिकेशन है। तो अर्थन डैम, हम अर्थ यूज कर रहे हैं, अर्थ मतलब सॉइल यूज कर रहे हैं, पत्थर यूज कर रहे हैं, सिंपल स्टोन्स यूज कर रहे हैं, ग्रेवल्स यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया अर्थन डैम। फिर आता है रॉक फिल डैम, रॉक्स एंड बोल्डर्स यूज कर रहे हैं। अर्थन में सॉइल हो गया मेनली, और रॉक फिल में रॉक्स एंड बोल्डर्स हो गए। अपस्ट्रीम फेस पर कंक्रीट स्लैब लगाएंगे ताकि वाटर टाइट रहे, अदरवाइज रॉक एंड बोल्डर में तो सीपेज की समस्या काफ़ी आएगी। तो अपस्ट्रीम फेस पे कंक्रीट स्लैब लगा देते हैं फॉर वाटर टाइट। ये हो गया रॉकफिल डैम। टेहरी डैम इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो टेहरी डैम रॉकफिल डैम का ही पार्ट है, क्योंकि तो पहाड़ों पे बना हुआ है, मेनली तो वैली में ही बनते हैं, पहाड़ों और वैली में डैम, ठीक है। फिर आता है सॉलिड मशीनरी ग्रेविटी डैम। क्या है, कंक्रीट ब्लॉक से बनाते हैं, स्टेबिलिटी किससे लेते हैं, सेल्फ हेड से। अभी अपन क्या पढ़ गए थे, ग्रेविटी डैम। तो सॉलिड मशीनरी ग्रेविटी डैम या फिर होलो ग्रेविटी डैम, अगर अंदर से होलो है डैम तो होलो ग्रेविटी डैम, लेकिन मेन फंक्शन किससे कर रहा है वो, ग्रेविटी, मेन फोर्स ट्रांसफर किससे कर रहा है, ग्रेविटी से कर रहा है।
अगर अंदर मटेरियल होलो है तो होलो ग्रेविटी डैम, सॉलिड मशीनरी कंक्रीट ब्लॉक सॉलिड से तो सॉलिड मशीनरी ग्रेविटी डैम। किसे बनाएंगे? कंक्रीट ब्लॉक से। स्टेबिलिटी सेल्फ वेट से। ग्रेविटी आ गया तो सेल्फ वेट से ही उसकी स्टेबिलिटी आएगी। एग्जाम्पल भाखड़ा नागल डैम, पंजाब में है ये भाखड़ा डैम। ये भाखड़ा डैम की फोटो है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे अपन स्टील डैम। अगर मैं डैम में स्टील यूज़ कर रहा हूँ, स्टील डैम हो गया। इसका एग्जांपल टेम्परेरी कॉपर डैम। अपन जब कंस्ट्रक्शन करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में अपन पहले जो कॉपर डैम बनाते हैं, फिर उसका जो वाटर अंदर था उसको पंप आउट कर देते हैं, और फिर अपन यहाँ आराम से अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टील डैम यानी टेम्परेरी कॉपर डैम। फिर इसको हटा लेते हैं जैसे अपना कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो जाता है। टिम्बर डैम, अगर मैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल में टिम्बर यूज़ कर रहा हूँ तो टिम्बर डैम, ठीक है। आर्च डैम कर्व शेप होती है, लोड ट्रांसफर टू साइड वॉल्स अबैटमेंट्स। आर्च डैम में आपने को पता है कि होगी तो कर्व आर्च ही बनेगा, कर्व शेप तो होगी। लोड ट्रांसफर कैसे करता है? टू साइड वॉल अबैटमेंट। तो आर्च डैम अभी इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? डैम बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। मटेरियल डैम में आर्च डैम लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अर्थ यूज़ कर रहे हैं, रॉक्स यूज बॉर्डर्स यूज़ कर रहे हैं, मेसनरी ब्लॉक या फिर कंक्रीट ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, होलो है कि सॉलिड है, इसके बेस पे हो गया। स्टील यूज़ कर रहे हैं, टिम्बर यूज़ कर रहे हैं, ये हो गया। आर्च डैम अभी किस में आएगा? आर्च डैम बताते हैं अभी तुम्हें किस में आएगा। इनमें आएंगे आर्च डैम। वो मटेरियल के बेस पे टाइप ऑफ डैम हो गया। अब आएगा बेस्ड ऑन यूजेज, अपन यूज क्या ले रहे हैं डैम का, उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है। अगर मैं पानी को स्टोरेज करने के में काम में ले रहा हूँ, स्टोरेज डैम। डाइवर्जन डैम, अगर मैं कैनाल को निकालने के लिए, कैनाल को ओवरटेकिंग कैनाल के लिए, मतलब एक रिवर जा रही है या कैनाल मान लो मेन कैनाल है या रिवर है, इसे मुझे कैनाल निकालनी है। कैनाल ऐसे सिंपल तो निकाल नहीं सकता हूँ, पर मुझे पहले इसका वाटर लेवल अप करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं डाइवर्जन हेडवर्क। आगे आएंगे पूरी चीज़ें। डाइवर्जन हेडवर्क या डाइवर्जन स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। डाइवर्जन करने के लिए निकाल रहा हूँ, क्यों? मुझे डाइवर्ट करनी है क्या? कैनाल। इसको बोलेंगे ऑफ टेकिंग कैनाल। ये वर्ड याद रखना, ऑफ टेकिंग कैनाल, डाइवर्जन हेडवर्क्स, ठीक है। तो डाइवर्जन डैम हो गई ऑफ टेकिंग कैनाल के लिए। क्या होता है इसमें? डाइवर्जन हेडवर्क होता है, या तो अपन वियर या नोच लगाते हैं या फिर बैराज लगाते हैं। वियर या नोच में तो क्या होता है? ओनली क्रेस्ट लेवल को अप कर देते हैं। क्या होते हैं वियर? रेक्टेंगुलर वियर, ट्रायंगुलर नोच। इनमें क्या करते हैं? अगर बेड यहाँ है रिवर का, तो मैं इसका क्रेस्ट लेवल अप कर देता हूँ। ये मेरा क्रेस्ट लेवल है किसका? नोच या वियर का। अप कर देता हूँ मैं इसका, तो कुछ स्टोरेज यहाँ, जो इसको अप कर दिया मैंने, पानी यहाँ से जाएगा पूरा। तो यहाँ इसके फ्रंट में वाटर का पूल बन जाता है। बस वही अपने को पूल ही बनाना था ताकि मैं ओवरटेकिंग कैनाल डाइवर्ट कर पाऊँ। तो वियर या नोच और बैराज में क्या होते हैं? गेट लगे होते हैं। इसमें तो क्रेस्ट लेवल अप कर देते हैं, इसमें क्रेस्ट लेवल भी अप कर देते हैं, साथ में गेट लगे होते हैं बैराज में। बस बैराज को ये याद रखना है, वियर या नोच। कई बार वो पूछेगा वियर या नोच और बैराज में क्या डिफरेंस होते हैं। तो वियर या नोच में तो अपन ओनली क्रेस्ट लेवल को अप करते हैं, बैराज में क्या करते हैं? गेट भी होते हैं, तो इनका कंट्रोल अच्छा होता है। गेट को तो कभी भी अपन अप डाउन कर सकते हैं। क्रेस्ट लेवल तो एक बार फिक्स हो गई, कंक्रीट की हमने बना दी क्रेस्ट लेवल, लेवल अप कर दिया मैंने। पहले यहाँ था, पानी यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ से पानी नहीं जाएगा, ये हमने क्लोज कर दिया, पानी अब यहाँ से जाएगा, ठीक है। ये होता है बस वियर और नोच। ट्रायंगुलर नोच होती है, रेक्टेंगुलर वियर हो जाते हैं।
और बैराज में गेट लगे होते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जन डैम। फिर आता है डिटेंशन डैम। नाम से लग रहा है डिटेंशन, किस चीज़ को रोक रहा होगा ये, टू रिटेन फ्लड वाटर टेम्परेरीली। फ्लड वाटर को भी टेम्परेरी रोकना है तो अपन डिटेंशन डैम बना देते हैं। टू मिटिगेट सीवियर इफेक्ट्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स। एकदम से बाढ़ आ गई अचानक, इस टाइप की बाढ़ आ गई, तो एक अपन टेम्परेरी डैम बना दिया जो फ्लड वाटर को रिटेन कर पाए थोड़ी देर के लिए। एक डेब्रिज डैम होते हैं, ये क्या करते हैं, सेडिमेंट्स को ट्रैप कर लेते हैं। नाम में लग रहा है डेब्रिज डैम, डेब्रिज को रोक लेता होगा ये। डेब्रिज सेडिमेंट ट्रैप कर क्या कर लेते हैं, सेडिमेंट्स और डेब्रिज को ट्रैप कर लेते हैं, सच एज सैंड, सिल्ट और डेब्रिज एटसेट्रा। इनको होल्ड कर लेते हैं, इनको ट्रैप कर लेते हैं, तो डेब्रिज डैम हो गई। डाइवर्जन हेडवर्क में कई सारी यूनिट होती हैं, सिल्ट एक्सक्लूडर, पैराचेज, तो ये सब इन्हीं के पार्ट ही हो गए हो। तो इनमें भी कंफ्यूज मत हो, डाइवर्जन डैम क्या है, डिटेंशन डैम क्या है, डेब्रिज डैम क्या है। नाम में इससे रखो डाइवर्जन डैम ऑफ टेकिंग कैनाल के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, वियर नोच या बैराज। डिटेंशन किस चीज़ को रोकना है, पानी को डिटेंशन करना है थोड़ी देर के लिए, फ्लड वाटर को टेम्परेरी डिटेंशन कर दिया। डेब्रिज डैम, डेब्रिज या सेडिमेंट्स को रोकने के लिए, डैम से पहले हो सकता है इतनी छोटी कोई स्ट्रक्चर डैम टाइप का बना देते हैं ताकि जो डेब्रिज और सिल्ट्स हैं वो ट्रैप हो जाएं और अपने जो एक्चुअल डैम है उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाए। आगे अपन ये भी देखेंगे कैसे होता है। कॉपर डैम देखो, अभी आगे पढ़ा था हमने, कॉपर डैम ड्यूरिंग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में काम आता है। ये भले चाहे स्टील का हो, टिम्बर का हो, किसी भी स्ट्रक्चर का हो, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए अब मैंने पंप आउट कर दिया वाटर, और पानी अब इसमें आ नहीं सकता, और अब अपन इसमें कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉपर डैम, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ डैम बेस्ड ऑन क्या यूज में ले रहे हैं, यूसेज, ठीक है। बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक डिजाइन, हाइड्रोलिक डिजाइन के बेस पे देखते हैं कैसे होता है। एक तो होता है ओवरफ्लो डैम, एक होता है नॉन ओवरफ्लो डैम। ओवरफ्लो डैम क्या होता है, दे आर डिजाइन टू पास द सरप्लस वाटर ओवर देयर क्रस्ट, स्पिलवे के थ्रू। अगर एक्स्ट्रा वाटर को पास करने का सिस्टम है डैम में, ये मान लो डैम है तो मेरा वाटर स्टोर है, कुछ फ्री बोर्ड्स हमने छोड़ रखा है। ड्यूरिंग फ्लड क्या होता है, अगर पानी इस क्रस्ट के ऊपर से पास हो जाए, ये क्रस्ट हो गई और इसके ऊपर से पास करने दे रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं, हमने स्पिलवे बना रखा है, तो इसको बोलेंगे ओवरफ्लो डैम। ऐसे जाके और टेल वाटर में ऐड हो जाएगा। तो अगर हमने ये सुविधा दे रखी है, स्पिलवे की सुविधा दे रखी है कि ऊपर से क्रस्ट के ऊपर से, दे आर डिजाइन टू पास द सरप्लस वाटर और देयर क्रस्ट, क्रस्ट नहीं है, CREST है, तो बाई स्पिलवे, तो इसको बोलते हैं ओवरफ्लो डैम। नाम में लग रहा है पानी को ओवरफ्लो करने देगा। नॉन ओवरफ्लो डैम पानी को ओवरफ्लो नहीं करने देगा। अब आते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर, कि मेरा डैम स्ट्रक्चरली कैसे बिहेव कर रहा है, मतलब लोड कैसे ट्रांसफर कर रहा है, इसके बेसिस पे भी हमने 3-4 टाइप से डैम को डिवाइड कर रखा है। पहला होगा ग्रेविटी डैम, जो ग्रेविटी से करेगा। कौन सा, मेसनरी डैम, कंक्रीट डैम, किसके बेसिस पे करेंगे, ग्रेविटी के बेसिस पे लोड ट्रांसफर करेंगे या डैम को स्टेबल रखेंगे, ठीक, ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम हमने देखा ही था, कौन सा था, भाखड़ा नागल डैम, भाखड़ा नागल डैम क्या था, ग्रेविटी डैम का एग्जाम्पल था। ये भाखड़ा नागल डैम कंक्रीट ब्लॉक से बना था, सॉलिड मशीनरी, ग्रेविटी डैम था। ग्रेविटी डैम था तो किससे करेगा, ग्रेविटी से लोड ट्रांसफर करेगा। फिर आता है एक आर्च डैम, आर्च एक्शन से लोड ट्रांसफर करेगा। कहाँ ट्रांसफर करेगा,
इस आर्च एक्शंस के थ्रू लोड ट्रांसफर करेगा यहाँ अबैटमेंट्स में, इधर अबैटमेंट होगा, इधर अबैटमेंट होगा, इनमें लोड ट्रांसफर करेगा। इसका एग्जांपल इडुक्की डैम केरला में, फेमस डैम है इडुक्की। कहीं क्वेश्चन आए तो ऐसे एग्जांपल लिखनी है। तो क्या है, आर्च डैम है, कहाँ, केरला में। आर्च डैम हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्वेक्स अपवर्ड या अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ये है, डाउनस्ट्रीम ये है, तो अपस्ट्रीम की तरफ कैसे होंगे, कॉन्वेक्स होंगे। कॉनकेव डाउनस्ट्रीम, केव इधर बन रही है तो ऐसे याद कर सकते हैं, कॉनकेव की तरफ, केव की तरफ बन रही है, ये केव बन रही है, तो कॉनकेव की तरफ बन रही है डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या बनेगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स अपस्ट्रीम। ठीक है, इसका आइडिया हो गया अपने को। आर्च डैम हो गया, आर्च के थ्रू, आर्च एक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, अपार्टमेंट्स में। इटुकी डैम एग्जांपल है, कॉनकेव डाउन साइड होगा और कॉन्वेक्स अपस्ट्रीम होगा। एग्जांपल याद कर लो इसका, और इसकी साइज, साइज भी याद है, साइज और मतलब किस टाइप का है इस टाइप से याद कर लो। अपस्ट्रीम इधर है, पानी इधर भरा होता है, तो इस टाइप से पानी को रोकता है। ऐसे नहीं बनाना अपने को, ऐसे ही बनाना है, और फिर लोड ही ऐसे ट्रांसफ़र कर देता है अपार्टमेंट्स में। अब आता है बटरेज डैम, नाम ही लग रहा है, बटरेज किनको बोलते हैं, BUTTREWS, TT सेक्शन लग रहा है कुछ। ये बटरेज डैम है, क्या है, काउंटर फोर्स होते हैं, एक सिंपल वॉल और काउंटर, काउंटर फोर्स लगे होते हैं इसमें ऐसे। कहाँ पे, डाउन स्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में पानी हो गया, पानी हो गया, तो वेट कैसे ट्रांसफर करेगा, इन बटरेस के थ्रू, काउंटर फोर्स के थ्रू, काउंटर फोर्स या बटर्स के थ्रू ट्रांसफर करेगा। ओके, देखो बटरेस डैम क्या है, buttress dam are distinct because they utilize a solid triangular support, the buttress, on the downstream side to transfer the water pressure from a sloping upstream wall directly to the foundation rather than relying solely on the shear weight of the concrete। केवल कंक्रीट के वेट पे डिपेंड नहीं करते ये, फाउंडेशन में कैसे वेट ट्रांसफर करते हैं, इनके थ्रू, बटरेस के थ्रू या काउंटर फोर्स के थ्रू वेट ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया बटरेस डैम, काउंटर फोर्स एक्शन के थ्रू। फिर आता है एक इम्पैक्टमेंट डैम। क्या बनाया था इम्पैक्टमेंट डैम से अपने, टेहरी डैम बनाया था उत्तराखंड में। इम्पैक्टमेंट डैम किससे बन सकता है, अर्थन डैम भी हो सकता है, रॉकफिल डैम भी हो सकता है। किस पे वर्क करता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, जो भी हमने या सॉइल यूज़ की है या बोल्डर्स यूज़ किए हैं, रॉक यूज़ की है, तो ये होता है इम्पैक्टमेंट डैम। हमने इम्पैक्टमेंट टाइप का बनाया, इम्पैक्टमेंट तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इम्पैक्टमेंट ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया टेरी डैम, अर्थन डैम। टेरी डैम इसका एग्जाम्पल है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, बटरेस डैम, इम्पैक्टमेंट डैम। इम्पैक्टमेंट डैम में लगेगा कि अरे ये तो ग्रेविटी से हो रहा है, नहीं, स्लोप की स्टेबिलिटी और ये सब किससे हो रहा है, शेयर स्ट्रेंथ से मेनली डिराइव हो रहा है। अब आता है डैम बेस्ड ऑन डैम हाइट। डैम हाइट, लो डैम हाइट, मॉडरेट हाइट डैम और हाई हाइट डैम। हाई डैम बोल दो, ठीक है। डैम की हाइट कितनी है उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। लेस देन 3 मीटर होगा, 30 मीटर होगा तो लो डैम, 100 मीटर से ज़्यादा होगा तो हाई डैम, 30 से 100 के बीच में होगा तो मॉडरेट हाई डैम। ठीक है, तो हमने कितने बेसिस पे हमने डैम के टाइप देख लिए,
4 बेसिस पे। मटेरियल यूज, ठीक है। बेस्ड ऑन यूसेज, जो ऊपर लिखा है रहा। हाइड्रोलिक डिजाइन के बेसिस पे कि ऊपर से पानी पास होगा कि नहीं होगा। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगी, लोड कैसे ट्रांसफर करेगा उसके बेस पे। बेस्ड ऑन हाइट, लो हाइट, मीडियम हाइट और हाई हाइट। 30 मीटर से नीचे लो, ग्रेटर देन 100 मीटर से ऊपर हाई हाइट टाइम। ठीक है। अब अपन एक छोटी मोटी चीज़ और देखते हैं कि डैम कुछ कुछ फेल होते हैं, कैसे फेल होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या अपने एनालिसिस में कैसे काम करते हैं, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें और देखते हैं अपन। टाइप ऑफ फेलियर ऑफ डैम क्या होते हैं, डैम कैसे कैसे फेल होते हैं। ओवर टॉपिंग फेलियर, पानी ऊपर से बह गया, पानी डैम के ऊपर से बह गया, इरोजन हो गया, फेल हो गया। हमने क्या बनाया था, इम्बैंकमेंट डैम बनाया था। कौन सा, टेहरी डैम है। पानी फ्लड के टाइम पे ऊपर से बह गया इसमें पानी, इधर का एरिया इरोड कर गया, डैम फेल हो गया। पानी ऊपर से बह गया, ओवर टॉपिंग फेल, नीचे से बह गया, पाइपिंग फेलियर। ठीक है, पाइपिंग फेलियर। या फिर स्ट्रक्चर फेल हो गया, किससे थ्रू, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, या फिर कहीं स्ट्रेसेस ज़्यादा हो गए अलाउेबल से, तो क्रैशिंग हो जाती है इसकी, क्रैशिंग या टेंशन। टेंशन आ जाएगी तो टेंशन फेलियर। कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की भी एक लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्रशिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग। ठीक है, इतने टाइप से ये स्ट्रक्चरली फेलियर हो सकता है। ऊपर से पानी जो है ओवर टॉपिंग फेलियर, नीचे से पानी निकल गया, पाइपिंग फेलियर। अब फेलियर के एनालिसिस के लिए क्या क्या देखते हैं अपन, डैम फेलियर स्टडी करते हैं एक, क्या बोलते हैं उसको, डैम ब्रेक एनालिसिस। डैम मान लो ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया, जो भी कंडीशन हो, इतने टाइप की कंडीशन बताई हैं, किसी में भी फेल हो गया, तो अपन फॉर ब्रीचिंग और ब्रेकिंग एनालिसिस ऑफ डैम के लिए अपन डैम फेलियर स्टडी करते हैं। डैम में अगर फेलियर हो गया तो क्या क्या नुकसान करेगा, इसको बोलते हैं डैम ब्रेक एनालिसिस। क्या करते हैं इसमें, पहले तो अपन फ्लड वेव देखते हैं, एकदम से फ्लड आएगी अगर डैम ब्रेक होगा तो ब्रीच होने पर पानी कैसे निकलेगा। ठीक है, वो देखते हैं फ्लड वेव कैसे बनेगी। पीक डिस्चार्ज देखते हैं कि पीक डिस्चार्ज कितना आ जाएगा, अगर डैम फेल होगा फ्लड बनेगी तो फ्लड का पीक डिस्चार्ज क्या होगा, ये अपन एक एनालिसिस करते हैं। टाइम ऑफ ट्रेवल, जो नीचे लोग रह रहे हैं जो उस फ्लड की चपेट में आएंगे, उन तक वो पीक डिस्चार्ज पहुंचने के लिए या फिर फ्लड पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उनको रेस्क्यू करने के लिए टाइम भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हो गया टाइम ऑफ ट्रेवल। फ्लड कितनी जल्दी डाउन स्ट्रीम पहुंचेगा, ये हो गया टाइम ऑफ ट्रेवल। फिर एक देखते हैं इनुडेशन मैपिंग, कौन कौन सा एरिया डूब जाएगा अगर डैम फेल हो गया तो, यू डैम फेल्स, ये सब स्टडी करते हैं अपन, ये सब चेक करते हैं किसमें, डैम ब्रेक एनालिसिस में। डैम अगर ब्रेक हो गया तो फ्लड आएगी तो पानी, फ्लड कैसे बनेगी, पानी कैसे निकलेगा, पीक डिस्चार्ज कितना आएगा, कितना टाइम लगेगा ट्रेवल होने में, डाउन स्ट्रीम पहुँचने में, तो कितना एरिया डूब जाएगा, कौन कौन सा एरिया डूबेगा, ये सब देखते हैं। इनुडेशन मैपिंग, इनंडेशन मैपिंग, इनुडेशन मैपिंग। ठीक है, तो हमने डैम की फेलियर की स्टडी भी देख ली। नाम भले ही ऐसे याद मत करना, पर फ्लड वेव, फिर पीक डिस्चार्ज, टाइम ऑफ ट्रेवल, जैसे ही है फ्लड आएगी ये पता चल गया, डैम ब्रेक होगा तो, डैम ब्रेक होगा तो फ्लड आएगी। अब उस फ्लड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पीक डिस्चार्ज कितना आएगा, टाइम ऑफ ट्रेवल कितना टाइम लगेगा पहुँचने में, और इनोडेशन मैपिंग, कौन कौन सा एरिया डूबेगा। ये सब रेस्क्यू करने के लिए कि अपने पास थोड़ा बहुत टाइम रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना नुकसान हो जाएगा अगर डैम फेलियर हो रहा है, तो उसी के लिए स्टडी है।
ठीक है, फिर क्या है और अपना एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देख लो पहले, क्वेश्चन कैसे आता है इसका। क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैम। तो अपन डिफरेंट टाइप ऑफ डैम पूछेंगे तो अपन ऐसा नहीं कि टाइप ऑफ डैम बेस्ड ऑन मटेरियल यूज ही लिख के आएंगे, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल बिहेवियर भी क्लासिफिकेशन लिख देंगे, बेस्ड ऑन यूजेज लिख देंगे। बुक में केवल यही दे रखा था, बेस्ड ऑन मटेरियल यूजेज, लेकिन उसने कहीं पूछा नहीं है। क्लासीफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ डैम पूछा था, तो अपने जो बढ़िया लगेगा वो लिख देंगे, दो टाइप लिख देंगे। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एनालिसिस इज टू बी कैरिड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ब्रीचिंग और ब्रेकिंग। क्या क्या टाइप की क्या स्टडी करते हैं, क्या करते हैं। तो टाइप ऑफ फेलियर ऑफ डैम लिख देंगे, किस किस टाइप से डैम फेल हो सकता है। ओवर टॉपिंग से हो सकता है, ऊपर से पानी निकल जाए, नीचे से पानी निकल जाए, या स्ट्रक्चर ही फेल हो जाए, ओवर टर्निंग स्लाइडिंग, या स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए। टेंशन में क्या आएंगे, क्रेक आएंगे। और कंप्रेशन में फेल होगा, कंप्रेशन में कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कंप्रेशन में फेल होगा तो क्रशिंग हो जाती है। अगर स्पेसिफिक या अलाउेबल स्ट्रेस से ज़्यादा वैल्यू चली जाए तो फिर क्रशिंग हो जाती है, तो क्रशिंग फेलियर। अब आता है कि जियोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या क्या रखते हैं अपन इन सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डैम। जब डैम बनाना है उससे पहले साइट सिलेक्शन होता है, तो कुछ जियोलॉजिकल कंसिडरेशन होती हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं फॉर साइट सिलेक्शन के लिए। क्या क्वेश्चन आया था, ब्रीफली डिस्क्राइब वेरियस जियोलॉजिकल कंसिडरेशन फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ डैम। देखो भाई, पहले तो जो वैली है वो नैरो होनी चाहिए ताकि अपना कॉस्ट कम आए। ऐसे मान लो रिवर जा रही है तो अपन डैम यहाँ बनाएंगे, ना कि यहाँ बनाएंगे। नैरो वैली जो नैरोस्ट होगी, सबसे पतली वैली होगी नैरो वैली, उसमें बनाएंगे। ये मेरा पॉइंट होगा टोपोग्राफी बेसिस पे। फिर आता है कि लिथोलॉजिकल और फाउंडेशन कंडीशन भी अपने को चेक करनी है। ठीक है, कि रॉक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, किस टाइप की रॉक है वो भी पता होना चाहिए। इम्परमेबल भी होनी चाहिए, नहीं तो पता चला पाइपिंग फेलियर हो जाएगा। इम्परमेबल क्या क्या चीज़ें हैं, रॉक कम डेप्थ पे ही होनी मिल जानी चाहिए, साउंड रॉक और स्ट्रॉन्ग रॉक मिलनी चाहिए, और इम्परवियस फाउंडेशन मिलना चाहिए। इम्परवियस फाउंडेशन होगा तभी अपना पाइपिंग फेलियर से बचा पाएंगे। फिर आती है जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक, कि कोई फॉल्ट और जॉइंट और क्रैक नहीं होना चाहिए। नो फॉल्ट ऑब्लिक जॉइंट ऑब्लिक क्रैक, ये नहीं होना चाहिए। अबेटमेंट से स्टेबल होने चाहिए, क्योंकि साइड साइड में अबेटमेंट के थ्रू ही लोड ट्रांसफर होगा, यही स्टेबल रखेंगे। तो अबेटमेंट्स भी अपने स्टेबल होने चाहिए। तो ये जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। सेस्मिक सेफ्टी भी अपन देखेंगे कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया नहीं है, अर्थक्वेक कितना फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो सेस्मिक सेफ्टी हो गई, सिस्मिक सेफ्टी। फिर आता है इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। इन्वायरमेंट को तो नुकसान नहीं हो रहा है डैम बनाने से, नुकसान हो रहा है तो फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं, बेनिफिट बाई कॉस्ट रेशियो, ये सब साइट सिलेक्शन के लिए डिसाइड करते हैं। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन होते हैं, इंसानों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदे हो रहे हैं। फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जो भी कुछ एनिमल या फिर जो भी रह रहे हैं उनको क्या क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, इन्वायरमेंट में सब आ जाएगा, मैन भी आ जाएंगे, सॉरी ह्यूमन आ जाएंगे, ह्यूमन लिखा करो, ह्यूमन, मैन नहीं, ह्यूमन। नहीं तो लड़कियां बुरा मान जाएंगी कि मैन लिखता है। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल्स, एनिमल्स में पशु पक्षी सब आ गए, और पेड़ पौधे, फॉरेस्ट प्लांट्स, सब इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन में आ गया। ठीक है, एक और क्या चीज़ें हैं, प्रॉब्लम और डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। डैम कंस्ट्रक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। चार टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। नदी में फिश आती जाती रहती हैं,
मछलियाँ उनकी डैम बनाने से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि क्या कहते हैं कि जब डैम बनाते हैं, जैसे रिवर चला रही है, सिंपल, तो जब एक्स देने जाती है तो क्या करती है, वो अपस्ट्रीम ट्रेवल करती है, अपस्ट्रीम में जाके एक्स देती है, और फिर जब से मछलियाँ बन जाती हैं तो वो डाउनस्ट्रीम में जाती हैं। डाउनस्ट्रीम में तो डैम आ गया, जा नहीं पाएंगे डाउनस्ट्रीम में, तो ये बड़ी समस्या हो गई। फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला कि फिश लेटर दे दो, फिश के लिए क्या बना दो, सीढ़ियाँ बना दो, फिर वो डाउनस्ट्रीम में जा पाएंगे फिश लेटर। तो फिश की प्रॉब्लम आई, हमने फिश लेटर बना दिया। फिर आती है एक सबमर्जेंस की प्रॉब्लम, आसपास का एरिया वाटर लेवल अप होगा, आसपास का एरिया सबमर्जेंस होगा, ठीक है, लैंड सबमर्ज हो जाएगी। हमने सोल्यूशन बना दिया कि वहाँ लैंड हो तो हम चलो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको रिहेबिलिट कर दो। तो सबमर्जेंस प्रॉब्लम की हमने प्रॉब्लम थी, हमने सोल्यूशन निकाल दिया, लेकिन लैंड तो सबमर्ज हो गई। जो लोगों की लैंड थी जहाँ पे वो अपना व्यवसाय करते थे, वो तो लैंड सबमर्ज हो गई। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में आता है। फिर आता है कि अपना डैम फेलियर हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। किस किस टाइप से फेल हो सकता है अपना डैम, डिजाइन ही फेल हो जाए, हमने जिस हिसाब से डिज़ाइन किया था डिज़ाइन ही फेल हो गया। हमने कंस्ट्रक्शन किया, पुअर क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन कर दिया, डैम फेल हो गया। या फिर अर्थक्वेक और फ्लड आ गया रिवर में बियॉन्ड डिज़ाइन, हमने डिज़ाइन में कुछ अर्थक्वेक दिया था, जितना अर्थक्वेक आएगा उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन कर दिया था, लेकिन अर्थक्वेक क्या आ गया, बियॉन्ड डिज़ाइन आ गया, ज़्यादा का अर्थक्वेक आ गया, तो अपना डैम फेल हो जाएगा। फिर बियॉन्ड डिज़ाइन आ गया ये, और डिज़ाइन फेलियर आ गया कि हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी सही से नहीं ली। वेस्ट मान लो, ओवर टर्निंग मान लो, हमने स्लाइडिंग मान लो, हमने स्ट्रेसेस मान लो, हमने मान लो कि पाइपिंग फेलियर मान लो, और ओवर टॉपिंग फेलियर मान लो, ये सब हमने सही से कंसिडर नहीं किया डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन फेलियर हो गया। पुअर क्वालिटी ऑफ, सब कुछ सही दिया था, लेकिन हमने क्वालिटी ऑफ कंसंट्रेशन, जो इंजीनियर साइट इंजीनियर है उसने क्वालिटी मेंटेन नहीं की, पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गया। अर्थक्वेक एंड फ्लड बियॉन्ड डिज़ाइन, इस टाइप से ये फेलियर प्रॉब्लम हो जाती है। और बॉम्ब प्रॉब्लम, ये एक नई प्रॉब्लम देखने को मिली हमें, कि मान लो पाकिस्तान ने बॉम्ब फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, भाखड़ा नागल डैम के पास। कौन सा, अरे परमाणु बम में फोड़ दिया, एटम बम। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर गेट कंटामिनेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, और फिर इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाती है बॉम्ब प्रॉब्लम, बम के कारण प्रॉब्लम। तो ये होती है अपनी प्रॉब्लम और डिसएडवांटेज ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। मछलियों का दिक्कत, एरिया सबमर्ज हो गया उसकी दिक्कत, फेलियर हो गया उसकी दिक्कत, बम की प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपन क्या पढ़ेंगे, अब अपन चलेंगे मेन टॉपिक की तरफ। अभी तो अपन थ्योरी पढ़ रहे थे पूरा, अभी अपन चलेंगे एक्चुअल डैम कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल डैम एनालिसिस। अभी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ा रहे थे ना, बहुत सारे वर्ड्स बोल रहे थे, स्लाइडिंग, ओवर टॉपिंग, टेंशन, क्रशिंग, पाइपिंग, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हम अपन चलेंगे एलिमेंट्री डैम पे। हमसे बड़ा बड़ा डैम जस्टिफाई नहीं होता, या फिर हमसे एनालिसिस नहीं होता, इंजीनियर हैं हम, छोटे इंजीनियर हैं। नॉर्मल डैम तो ऐसे बनता है,
या फिर ऐसा भी नहीं, ऐसा डैम बनता है। हमने इसको चेंज करके क्या बना दिया, एलिमेंट्री प्रोफाइल बना दी। क्या बना दिया, हमें सिंपल ट्रायंगल बना दिया। इसका वेट ले लेंगे, एक तो वेट हो जाएगा, वाटर प्रेशर ले लेंगे, जैसे वाटर प्रेशर लग जाएगा इधर वेट लगेगा, नीचे से अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो ये गामा डब्ल्यू इंटू एच लगेगा, इसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ड्रेनेज के कारण कुछ अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाता है, तो वो अपने को वैल्यू दी होगी, सी से डरना नहीं है, कांस्टेंट है वाटर अपलिफ्ट प्रेशर, कांस्टेंट है वैल्यू अपलिफ्ट कांस्टेंट। तो इधर हम पानी नहीं मान रहे, जीरो पानी मान रहे हैं, तो यहाँ अपलिफ्ट प्रेशर जीरो, ये भी ट्रायंगल, वाटर प्रेशर भी ट्रायंगल, वेट तो है ही ट्रायंगल में। तो अब अपने इसको आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अपलिफ्ट प्रेशर नहीं है तो सी बराबर जीरो। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें। अब तीन फॉर्मूले अपन याद ही कर लो, आगे इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे। दो तीन फॉर्मूले हैं, ये है ओवरटर्निंग के लिए। ओवरटर्निंग में अगर शेप रखना है तो विड्थ इतनी ले लो, ये हाइट है, ये विड्थ है, जी कंक्रीट की स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और सी हमने अभी बताया था, सी क्या है, अपलिफ्ट कांस्टेंट है। ठीक है, विड्थ इससे ज़्यादा होनी चाहिए एच अपन रूट टू जी माइनस सी से, अगर आपको आपके डैम को बचाना है किससे, ओवरटर्निंग से। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अब अपने एलिमेंट्री प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अगर आपको टेंशन में बचाना है तो बी ग्रेटर देन एच अपन रूट जी माइनस सी। अगर आपको स्लाइडिंग से बचाना है तो बी ग्रेटर देन एच अपन म्यू जी माइनस सी। स्लाइडिंग में तो म्यू आएगा ही आएगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है बिटवीन फाउंडेशन एंड डैम या कंक्रीट। ठीक है, तो टू जी नहीं है, सॉरी फिर हमने गलती कर दी, टू ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद आगे कैसे चलेंगे, अभी इसको याद मत करो, आगे अपन बार बार यही चीज़ें आएंगी। आगे अपन चलेंगे, अभी अपन बहुत देर से बात कर रहे थे स्ट्रेसेज की, कुछ क्रैशिंग हो जाए, कुछ टेंशन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये टो है, ये हील है, इधर पानी भरा हुआ है, ये बी है, ये एच है, ये समेशन वर्टिकल प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, समेशन वर्टिकल फोर्स है, और समेशन हॉरिजॉन्टल। समेशन हॉरिजॉन्टल तो आपको पता है वाटर प्रेशर वाला ही आएगा, इसमें वर्टिकल वाले में क्या आएगा, वेट भी आएगा माइनस का, अपलिफ्ट प्रेशर भी आएगा। अपलिफ्ट प्रेशर ऐसे लग रहा है, वेट ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो समेशन वी हो गया, समेशन एच हो गया, ये आर इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ आर आएगा उसको मिड से बोलेंगे, उसको ई बोलेंगे, मिड से करेंगे इसको, मिड से जहाँ आर बी को इंटरसेक्ट करेगा उसकी डिस्टेंस होगी ई। ई क्या है, अरे ई तो अपने को पता ही है, वो तो यार ई भूल गया क्या होता था ई, आगे देख लेंगे, ई कुछ नहीं है, सो सिंपल सी चीज़ है। अब अपन देखेंगे कि मेरा पी मैक्सिमम या पी मिनिमम कितना आ रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस, मिनिमम और मैक्सिमम, कैसे, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, इसको एक ऐसे बॉटम में एक स्लैब मानो, डायरेक्ट स्ट्रेसेस प्लस यहाँ कुछ ये बेंडिंग का इफेक्ट भी आएगा, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस। डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होगा, समेशन वी डिवाइड बाई बी, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालना तो अपने को आता ही है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएंगे, एम वाई बाई आई, प्लस और माइनस, ये पता चल जाएगा कि
ये ऐसे से बनेंगी, या फिर इस टाइप से बनेंगी, एक तरफ टेंशन एक तरफ कंप्रेशन। तो डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस आ गया। बॉटम में 1 मीटर की स्लैब लेंगे और ऐसे इसको एनालिसिस करेंगे। समेशन वी बाई बी प्लस माइनस एम वाई बाई आई। आगे एम की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू रखेंगे, कुछ रखेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, तो ये सम फाइनल बन के आ जाता है समेशन वी बाई बी 1 प्लस माइनस 6 ई बाई बी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इसके लिए है नॉर्मल स्ट्रेस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए प्लस कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, माइनस करेंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो गया समेशन एफ वी मान लो या फिर समेशन बी मान लो डायरेक्ट इंटू बी 1 प्लस माइनस का 6 ई बाई बी। अब इससे एक चीज़ निकल के आएगी कि 1 माइनस 6 ई बाई बी। अगर मैं इसकी वैल्यू माइनस लिया मैंने और इसकी वैल्यू 0 कर दी तो मतलब मेरा टेंशन नहीं आएगा, तो ई की वैल्यू आ जाती है लेस देन बी बाई 6। अगर ई की वैल्यू बी बाई 6 आ गई तो मेरा नो टेंशन का केस आ जाता है। ठीक है, तो ये ई की वैल्यू बी बाई 6 के अंदर अंदर आ जाए तो बी बाई, इधर भी ई की वैल्यू आएगी, ये भी बी बाई 6 आ जाए। तो इसमें कहते हैं कि अगर मेरा जो आर है रिजल्टेंट है वो मिडल थर्ड पोर्शन में आ रहा है, मिडल वन थर्ड पोर्शन में, बी बाई 6 प्लस बी बाई 6 कितना हो जाएगा, बी बाई 3 हो जाएगा। अगर ये मिडल वन थर्ड में लाई कर रहा है तो मेरा टो पे कभी भी टेंशन नहीं आएगा। बस इतना अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। अब इसी से अपन, ये तो नॉर्मल केस हो गया कि मान लो मेरा कैसा ऐसा डैम था, तो इसको मैं एलिमेंट्री में कन्वर्ट करूँगा और फिर मैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा। तो मेरा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आता है पी मैक्सिमम गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी, और पी मिनिमम कितना आ जाता है 0, क्योंकि मैंने ई को क्या मान लिया, बी बाई 6 मान लिया। तो टॉप पे कितना आ जाएगा स्ट्रेस 0, और हिल पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी। अब आता है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पी मैक्सिमम इंटू टेन थीटा। थीटा क्या है, थीटा यहाँ, थीटा ये, बी ये हो गया, एच ये हो गया, थीटा ये हो गया। टेन थीटा निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बी बाई एच। और ये भी मैंने आपको बताया नहीं है कि मैक्सिमम बी के लिए ये दोनों फॉर्मूले ही अपन अकाउंट में आएंगे, क्योंकि इन्हीं से बी की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आएगी। एच अपन का रूट जी माइनस का सी क्या है, टेंशन का केस है। ये किसका केस है, स्लाइडिंग का केस है। अभी बस देखते जाओ, चीज़ें कुछ भी याद करने की कोशिश मत करना कि क्या क्या पढ़ा रहा है, रैंडम पढ़ा रहा है, नहीं। अभी बस चीज़ें देखते जाओ कैसे कैसे चीज़ें लिंक होंगी आपस में। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है, वो आता है पी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस था, इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को मैं वी बाई एच लिखूंगा और बी की वैल्यू मैं लिखूंगा टेंशन वाले केस में, क्योंकि यही मेरा डोमिनेट करेगा फ्रॉम टेंशन क्राइटेरिया, बिकॉज इट विल डोमिनेट। बी बराबर एच अपन रूट जी माइनस सी लिखूंगा, तो मेरा टाउ मैक्सिमम निकल के आता है गामा डब्ल्यू इंटू एच रूट जी माइनस का सी। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि ये है मेरा फाइनल चीज़ जो मैं निकालना चाह रहा हूँ। इसी के बेस पे मेरी क्रशिंग स्ट्रेंथ आएगी, यही आएगी कि मैं इतना ही स्ट्रेस अलाउबल करूँगा। सिग्मा क्या आएगा, पी मैक्सिमम इंटू सेक स्क्वायर थीटा आएगा। सेक स्क्वायर थीटा अपन मैथ में पढ़ते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा हमने पढ़ाई था बी बाई एच, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इसको मैं पूरा सोल्व करूँगा तो आएगा सिग्मा मैक्सिमम गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस का 1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर मैं मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा तो क्या आएगा, अभी निकाला था ऊपर, पी मैक्सिमम या पी मिनिमम, मान लो पी मिनिमम तो 0 हो ही जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच
जी माइनस का सी। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालूंगा, ये दे रखा है गामा डब्ल्यू इंटू एच रूट जी माइनस का सी। ये याद हो जाएंगी, कैसी चीज़ें याद होंगी बताते हैं। अब इसके बेसिस पे ही मैं हाइट को डिफाइन कर दूंगा कि इतनी हाइट ही, क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा कहीं भी फॉर्मूले, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी माइनस का सी प्लस वन, सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, हाइट अपन वेरी कर सकते हैं। तो यहीं से डिफाइन होते हैं अपने लो ग्रेविटी डैम एंड हाई ग्रेविटी डैम। कंक्रीट की मेरे को अलाउेबल स्ट्रेस पता होती है कि मेरे कंक्रीट का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस झेल सकती है, वो मेरा एफ मान लूंगा मैं, एफ के बराबर रखूंगा गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस वन। ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। तो सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू जो ये है, ये मेरी अलाउेबल स्ट्रेस जो कंक्रीट का है उससे कम होनी चाहिए, तो ये मैं यहाँ रखूँगा। तो मेरे जो एच मैक्सिमम है वो मेरी ये वैल्यू आ जाती है एफ अपॉन गामा डब्ल्यू। तो पूरा आपने को ये याद रखना है, सिग्मा मैक्सिमम गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस का वन। ठीक है, इसी में गामा सिग्मा मैक्सिमम एफ की वैल्यू, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू एफ रख दूंगा, तो मेरी एच की लिमिटिंग हाइट आ जाएगी कि मैं एच में जो मेरी डैम की हाइट है वो इतनी दे सकता हूँ। क्या आएगी वो, एफ अपॉन का गामा डब्लू इंटू जी माइनस का सी प्लस का वन। ठीक है, इसको इधर ले जाऊंगा, ये एच क्या आ जाएगी, लिमिटिंग हाइट आ जाएगी, एच मैक्सिमम आ जाएगी। यही है लिमिटिंग हाइट ऑफ ग्रेविटी डैम। और आपको और लिमिटिंग हाइट निकालनी है, कुछ है कि यहाँ नीचे जाके कुछ माइनस कर रहा हूँ मैं, माइनस सी, तो मैं सी की वैल्यू जीरो ले लूँगा, तो मेरा और बढ़िया चीज़ होगी, कुछ जो माइनस हो रहा था वो भी हट गया, तो ये मेरी और वैल्यू कम आएगी, तो मेरी और अच्छी लिमिटिंग हाइट हो गई कि मुझे इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में जैसे भी देगा वो दे देगा, लेकिन अपने को फॉर्मूला ये याद नहीं रखना है, अपने को ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी से लो ग्रेविटी डैम हाई ग्रेविटी डैम डिफाइन होंगे, इसी से मेरी एच हाइट ऑफ डैम, लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम डिफाइन होगी, डिसाइड होगी। अगर एच मेरी एच मैक्सिमम से कम है तो मैं लो ग्रेविटी डैम बोल दूंगा, एच मेरी एच मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मैं हाई ग्रेविटी डैम बोल दूंगा। तो एच अगर ग्रेटर देन एच मैक्सिमम होगा तो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी एक्सीडेड द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसलिए मैं हाई ग्रेविटी डैम में नहीं जाऊँगा, लो ग्रेविटी डैम में ही जाऊँगा, तो मेरी कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी लेस देन द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट। अगर एच मैंने एच मैक्सिमम से ज़्यादा दे दी तो मेरे क्रशिंग के चांस हो जाएंगे, कंक्रीट के क्रशिंग के चांस हो जाएंगे, क्योंकि कंक्रीट में जो क्रशिंग स्ट्रेस थे वो कम थे, हमने अब जो क्रशिंग जो मेरे पर जो परमिसिबल स्ट्रेस थी कंक्रीट में, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट जो मेरी परमिसिबल थी उससे मैं ज़्यादा पहुंच गया हूँ मेरे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो मेरे फॉर्मूला क्या याद रखना है, सिग्मा मैक्सिमम गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस का वन। ये फॉर्मूला तो मुझे ये याद रखना है, क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहाँ पे है, टॉप पे आएंगे सारी चीज़ें हमेशा ज़्यादा। ठीक है, अपन एक पॉइंट पे ज़्यादा नहीं रखते हैं, अपन आगे और चीज़ें देखते हैं। फिर आता है कि कोई ओवरटर्निंग ना हो, तो ओवरटर्निंग का केस हमने ये तो पढ़ लिया था, लेकिन कैसे आएगा ये, हम टॉक अबाउट, ये मेरे को ये टो है, ये मेरे को ओवरटर्न करवाएगा, इसके अबाउट ये मेरा डब्लू है, ये मेरे को रजिस्ट करेगा, यू है ओवरटर्न कराएगा। तो मेरा जो रजिस्टिंग वाला है सेफ्टी के लिए, अगर ओवरटर्निंग ज़्यादा होगा तो मेरा सेफ हो जाएगा। और एलिमेंट्री प्रोफाइल जो कि वेट है वो मेरा को ओवरटर्निंग से बचा रहा है, बाकी ओवरटर्निंग करवा रहे हैं, तो ये हो गया मोमेंट ओवरटर्निंग वाले, ये होगा मोमेंट रजिस्टिंग वाला, और इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट टू जी माइनस का सी। अब देखो एच तो मैं निकाल के ले आया, इससे सिग्मा मैक्सिमम से अभी अभी निकाल के ले आया कि मेरी लिमिटिंग हाइट इतनी है। अब विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये मैं तीन फॉर्मूले से निकालूंगा, एक फॉर्मूला ओवरटर्निंग के लिए आ गया, अगला मैं टेंशन के लिए निकाल लूँगा, टेंशन क्या आएगा, बी ग्रेटर देन एच अपॉन रूट जी माइनस सी। कैसे आएगा ये,
अभी हमने देखा था कि पी मैक्सिमम और पी मिनिमम यही था, समेशन एफ पी बाई बी 1 प्लस माइनस का 6 बाई बी, देखा था ये। नो टेंशन के लिए अपना ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन बी बाई 6 होनी चाहिए। रिजल्टेंट शुड बी विद इन मिडल 1/3 रीजन ऑफ द बेस, मिडल 1/3 होगा, बी बाई 6 इधर, बी बाई 6 इधर, बी बाई 6 और बी बाई 6, तो मेरा कितना में आ जाएगा, मिडल 1/3 में आ जाएगा, बी बाई 3। ठीक है, फिर क्या होगा, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल के लिए ई लेस देन बी बाई 6, एंड ई क्या था अपना, इसमें देखो ये बी बाई 2 है, ये मैं एक्स बार मानता हूँ, ई कितना आ जाएगा, बी बाई 2 माइनस का एक्स बार। तो इसमें क्या रहता है, एक्स बार निकालने का तरीका अपने को पता रहता है, डायरेक्ट में ई नहीं निकाल पाता हूँ, एक्स बार निकालता हूँ कैसे, समेशन एम माई समेशन वी, समेशन एम क्या होगा, नेट मोमेंट है, समेशन एम आर माइनस का समेशन एम नोट, रजिस्टिंग मोमेंट माइनस का ऑल्टरनेटिंग मोमेंट, समेशन वी, ये तो मुझे पता ही है समेशन वी, तो इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो मेरा एक्स बार आएगा कि कहाँ से मेरा रिजल्टेंट पास कर रहा है, कहाँ से, टो से, और फिर मैं इससे बी बाई 2 माइनस कर दूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी ई की, और ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू बी बाई 6। इनको मैं सोल्व करूँगा तो आएगी वैल्यू बी ग्रेटर देन एच अपॉन रूट जी माइनस का सी। विड्थ इससे ज़्यादा होनी चाहिए। विड्थ के दो फॉर्मूले आ गए अपने पास, विड्थ का तीसरा फॉर्मूला और देख लेते हैं, स्लाइडिंग का केस, कि अपना हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना ना लग जाए मेरा कि मेरा ये पूरा स्लाइड ही हो जाए, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स म्यू टाइम समेशन वी से कम होना चाहिए। तो अपने को पता है, क्या पता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स तो पता ही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल फोर्स समेशन एफ वी या समेशन वी, ये किसी, ये ज़्यादा होना चाहिए एच से, समेशन एच से, हॉरिजॉन्टल फोर्स से, ये समेशन हाइट नहीं है, समेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये कम होना चाहिए म्यू समेशन ऑफ एफ वी से। ठीक है, तो मेरा जो रोक रहा है म्यू टाइम समेशन वी, फ्रिक्शन फोर्स जो रोक रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए जो स्लाइडिंग करा रहा है उससे। ठीक है, तो एफ और सेकेंड स्लाइडिंग क्या हो जाएगा, म्यू जो म्यू समेशन वी डिवाइड बाई समेशन एच, एलिमेंट्री केस के लिए। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो सिंपल वैल्यू आ जाएगी बी ग्रेटर देन एच अपॉन म्यू जी माइनस का सी। तो बी के 3 फॉर्मूले आ गए। स्लाइडिंग वाले केस में तो अपने को पता है, तो देखो इसको ओवर टर्निंग के लिए कैसे करेंगे, ओवर टर्निंग के लिए फॉर्मूला आया था बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का √2 g माइनस का सी। टेंशन के लिए आया था बी ग्रेटर देन एच अपॉन का √g माइनस का सी। और स्लाइडिंग के लिए क्या आ गया, ये सामने लिखा ही हुआ है, बी ग्रेटर देन एच अपॉन का, रूट नहीं आएगा इसमें, सिंपल म्यू जी माइनस का सी आएगा। इन तीनों में से जो बी आएगी वो मैं चूज कर लूँगा, मैक्सिमम बी, क्योंकि बी इसमें बड़ा होना चाहिए, इसमें बड़ा होना चाहिए, तीनों से एक बी की वैल्यू निकलेगी, जो मैक्सिमम आएगी वो मैं चूज कर लूँगा। अब इससे तो बी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो √2 आएगा, तो सेम ही फॉर्मूला है, तो मेरा टेंशन ही डोमिनेट कर जाता है मेरा इसमें, टेंशन और स्लाइडिंग वाला डोमिनेट कर, दो का मैं कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि ओवर टर्निंग तो कम ही आएगा, क्योंकि जो हमेशा √2 आएगा ही आएगा, नीचे में √2 आएगा तो मैक्सिमम कैसे आएगी, कम ही वैल्यू हो जाएगी बी की हमेशा। ठीक है, ओके। कई बार मैं शेयर की भी प्रोवाइड कर देता हूँ, कैसे, एलिमेंट्री प्रोफाइल है, यहाँ मैंने एक शेयर की प्रोवाइड कर दी, ये मेरा अर्थ है। ठीक है, यहाँ मेरा पानी भरा हुआ है, मैंने शेयर की दे दी, ये भी मेरा फ्रिक्शन डेवलप करेगी।
तो ये इसको मैं यूनिट के बेस पे देख लूँगा कि किस यूनिट में इसका क्यू की वैल्यू दी हुई है, इंटू बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल दूंगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका, फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपने को आइडिया है ही। जो मेरा रेजिस्टिंग चीज़ है, चाहे वो मोमेंट हो चाहे वो मेरा फोर्स हो, डिवाइड बाई जो मेरा एक्चुएटिंग हो, जो मतलब कोई चीज़ को एक्चुएट करवा रहा है, चाहे ओवर टर्निंग एक्चुएट करवा रहा हो, चाहे मैं स्लाइडिंग करा रहा हूँ, चाहे टेंशन करा रहा हूँ, तो मैं ऐसे निकालूंगा रेजिस्टिंग डिवाइड बाई एक्चुएटिंग। एक्चुएटिंग मतलब एक्चुएट एक्चुअल वाला नहीं है, जो उस प्रोसेस को करवा रहा है। जैसे ओवर टर्निंग को करवा रहा है तो ओवर टर्निंग आ जाएगी नीचे, स्लाइडिंग करवा रहा है कोई तो स्लाइडिंग आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन क्वेश्चन के कैसे कैसे आते हैं, चलो इसका वो देख लेते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम? सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रेविटी डैम, केवल 3 फोर्स लेंगे, वेट पी और यू, जो मेजर फोर्सेस थे। Derive the expression for determining base width of such dam based on stress and sliding criteria. Also derive the expression for normal, principal and shear stress at the base of the dam. सब पूछ लिया इसने भाई ने, जो अब तक पिछले अपन आधे घंटे से पढ़ रहे थे ना, इस भाई साहब ने सब पूछ लिया। एलिमेंट्री प्रोफाइल पढ़ लिया, क्या लिखा है, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग जीरो विड्थ एट द वाटर लेवल, having zero width at the water level and a base width p at the bottom, that is the point where maximum hydrostatic pressure react। हाँ, यहाँ पे h मान लिया, यहाँ पे जीरो हाइट ऑफ वाटर लेवल एट द, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कोई वाटर लेवल नहीं है और अपस्ट्रीम में हाइट h है। क्या क्या प्रेशर, क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, वाटर प्रेशर लगेगा, वेट लगेगा और अपलिफ्ट लगेगा। ये आपने डिफाइन कर दिया, यही एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम हो गई। अब बेस विड्थ चाहिए नो टेंशन के लिए, क्या आएगा देखो, फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप्ड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स पी डब्ल्यू यू मस्ट पास थ्रू द आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट मिडिल थर्ड नहीं है, ये है मिडल थर्ड पॉइंट, मिडल थर्ड, ये पूरी बी है, b/6 यहाँ से, b/6 यहाँ से, इसके अंदर जो मेरा रिजल्टेंट आएगा b/3 मिडल वाले में, तो मेरा टो पे क्या नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, नो टेंशन एट टो, thus making moment of all the forces about the lower middle third point, the point is, ठीक है, क्या है इसमें, w इंटू b/3 माइनस q इंटू b/3 माइनस p इंटू h/3 बराबर 0। तो b आ गया h/√g माइनस का c। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे निकाला भाई सब ने। नो स्लाइडिंग के लिए बताइए अपने को, म्यू टाइम समेशन एफ वी ग्रेटर देन होना चाहिए समेशन एफ एच से। एफ एच अपने को पता है, पी वाला आ गया, समेशन एफ वी पता है अपने को, डब्ल्यू माइनस का यू आ गया। डब्ल्यू हमने निकाल ही रखा है, यू हमने निकाल रखा है, पी हमने निकाल रखा है। डब्ल्यू कैसे निकालते हैं, वेट तो निकालना आता ही है इसका, गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम, गामा डब्ल्यू वॉल्यूम क्या आएगा, क्या है ये, डब्ल्यू से देखो पहले निकाला होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं। डब्ल्यू 1/2 इंटू पी इंटू एच एरिया हो गया,
यूनिट विड्थ ले ली, यूनिट अंदर साइड जो विड्थ थी, लेंथ मान लो, लेंथ 1 ले ली और ये जी सी से मल्टीप्लाई कर दिया, या गामा सी से मल्टीप्लाई कर दिया। गामा सी क्या होता है? जी सी इंटू गामा डब्ल्यू। ये सिंपल सा है। यू भी ऐसे निकाल लिया इसने, ऐसी प्रोफाइल थी, गामा डब्ल्यू इंटू एच, सी मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो है, कितना आएगा यू, 1/2 इंटू सी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू बी। इसका एरिया तो निकालना है, डब्ल्यू और यू आ गया, पी तो अपने को निकालना आता ही है, ये गामा डब्ल्यू इंटू एच है, ये एच है, 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, टेंशन के लिए आ गया, बी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन का रूट जी माइनस का सी। स्लाइडिंग के लिए आ गया, बी ग्रेटर देन एच अपॉन का म्यू जी माइनस का सी। अब स्ट्रेस डेवलप के लिए आपने जो निकाले थे, 3 फॉर्मूले निकाले थे अपने, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस सबसे बढ़िया था अपने लिए, फॉर्मूला याद भी हो रखा है अपने को। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा मैक्सिमम गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस का 1। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालूंगा, आसान सा है, रूट लगा दूंगा। ठीक है, इतना अपने को याद होनी चाहिए। निकालेंगे कैसे इनको अगर डिराइव करना आ गया तो? पी मैक्सिमम पी मिनिमम का फॉर्मूला अपने को पता था, ये आता है, समेशन एफ वी डब्ल्यू माइनस का यूज आता है, तो ये फॉर्मूला आ गया। इन लिमिटिंग केस ऑफ नो टेंशन एट एनी ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? p/6 होनी चाहिए। p/6 रखूँगा तो माइनस वाला तो जीरो हो जाएगा, तो पी मिनिमम एट हील तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और पी मैक्सिमम एट तो कितना हो जाएगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी। अच्छा, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द डैम, गामा डब्ल्यू इंटू एच जी माइनस का सी प्लस 1 सिग्मा टू जीरो, ये 10 फाई या 10 थीटा से हमने याद किया था, जी माइनस का सी। बस अपने को एक पी मैक्सिमम निकालना होता है, बाकी अपने को उसके लिए सेक स्क्वायर थीटा, उसके लिए 10 थीटा। फाइनल फॉर्मूला आपने को पता है, तो अपन आराम से डिराइव करके ले जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? फाइंड द विड्थ ऑफ एलिमेंट्री ग्रेविटी डैम whose height is 100 meter, specific gravity of dam material is 2.2 and seepage correction at the base is 0.8। तो क्या है? h बराबर 100 मीटर, जी बराबर 2.2, c बराबर 0.8। क्यों बात करें बब्बू?